जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस बुक मैं स्टार्ट किया हूं। यह दूसरा सेट है दोस्तों इडुटेरिया बुक से, और इसमें हम लोग 75 प्रश्न देखेंगे। पहले पार्ट में भी हम लोगों ने 75 प्रश्न देखे थे जीके जीएस का। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग 75 प्रश्न देखेंगे जीके जीएस का। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, पहला वीडियो है और वो पहला सेट में अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे जाकर देख ले और बनाने की कोशिश करें। देखिए आप लोग कितना बना सकते हैं। ये दूसरा सेट है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं अपने चैनल पर भारतीय इतिहास से संबंधित घटना चक्र बुक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है चैप्टर वाइज अपलोड कर दिए हैं दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे भी जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। भारतीय संविधान से संबंधित भी पूरी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ घटना चक्र का बुक का, उसे भी जाकर आप लोग देखें। और उन सभी का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस सारे वीडियो को देखते जाइए, उसके बाद बनाइए इसे, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, एक फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। एक फ्यूज का सिद्धांत किसमें संबंधित होता है? तो एक फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है ये कहना है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से, या विद्युत के यांत्रिक प्रभाव से, विद्युत के रासायनिक प्रभाव से, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव से। कब फ्यूज का सिद्धांत संबंधित होता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का ऊष्मीय प्रभाव से फ्यूज का सिद्धांत काम करता है। किस सिद्धांत पर? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज है जो फ्यूज का उपयोग होने वाले तार का प्रतिरोध, याद रखने वाला बात है, तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। जो फ्यूज हम लोग उपयोग करते हैं उसका प्रतिरोध उच्च होता है और लेकिन गलनांक निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक होने पर, विद्युत का प्रवाह होने पर तार तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा सके। इसलिए फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। किस पर काम करता है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है, इसमें है, इस प्रश्न में दिया हुआ है, यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, यदि गोलीय दर्पण को द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यदि गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, प्रश्न नंबर 3 में कि प्रकाश तरंगों के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं, प्रकाश तरंगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रकाश जाते हैं तो कौन कौन सा चीज बदल जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। तरंगधर और वेग बदलता है, वेग या आवृत्ति बदलता है, तरंगधर या आवृत्ति बदलता है, या वेग, आवृत्ति और तरंगधर तीनों बदलता है। तो इसमें से हम यदि देखें तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग और तरंगधर बदल जाता है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। वेग और तरंगधर बदलती है परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में है, किस विद्युत पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो देखिए दोस्तों, किस फ़ारेनहाइट तापक्रम है जो सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना हो जाता है, तो किस पर होता है? तो इसे हम लोग बनाकर देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं। देखिए C बराबर 9C/5 हम लोग जानते हैं, 9C/5 बराबर F-32 होता है, F-32। और इस प्रश्न में कहा गया है कि F है, F बराबर 2C, F बराबर 2C तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है। दुगना तो F बराबर 2C लेंगे, तो अब F के जगह 2C रख दीजिए, 9C/5 बराबर 2C माइनस 32। तो इसको इधर लाके गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 9C माइनस 10C माइनस 160, 160 डिग्री होगा। और 160 को इधर लाएंगे हम लोग तो 160 बराबर हो जाएगा 9C
10C माइनस 9C, 160 बराबर 10C माइनस 9C होगा। यहाँ तक आप लोग देखें, फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग आए थे 10C माइनस 9C बराबर 160, तो इस प्रकार C बराबर 160, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में देखें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं? तो 746, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। एक हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति में 746 वाट, और एक वाट में 1 जूल पर सेकेंड होता है। एक वाट बराबर जूल पर सेकेंड होता है। वाट का यूनिट क्या होगा? जूल पर सेकेंड। तो इसका आंसर एक हॉर्स पावर में 746 जूल पर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, इस कारण नहीं। कुंडली में घर्षण अधिक होती है, इस कारण नहीं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इस कारण से लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण से गर्मियों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है। यदि सरल लोलक का आवर्त काल का सूत्र देखें, टी बराबर क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 कहा जा रहा है अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो अति चालक का लक्षण शून्य प्रागम्यता होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अनंत प्रागम्यता नहीं, शून्य प्रागम्यता अति चालक का होता है। अति चालक वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बढ़ाता है, अतः अति चालक को प्रागम्यता शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, प्लॉटर। तो देखिए ये जो है इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन नहीं है? टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, और टच स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस है, न कि आउटपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। टच स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस है। कुछ इनपुट डिवाइस का नाम बताएं हम, कुछ कुछ आउटपुट डिवाइस का नाम यदि बताएं तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, साउंड कार्ड हो गया। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स, ये सब इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? डाल्टन ने, बैकलर ने, बोर ने, या रदरफोर्ड ने? तो हेनरी बैकलर ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हेनरी बैकलर ने 1896 ईस्वी में, यह एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्र थे हेनरी बैकलर, और 1896 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, और इसे गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। रेडियो एक्टिविटी को द्वारा किसके द्वारा मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी को गाइगर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार बैकलर ने किया था, हेनरी बैकलर ने 1896 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों को किस नियम के तहत भरा जाता है? 4 ऑप्शन है। अफवाह के सिद्धांत के द्वारा, बी में हुंड के नियम के द्वारा, सी में पॉली के अपवर्जक सिद्धांत के द्वारा, डी में हाइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए अफवाह के सिद्धांत के द्वारा परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी मूल तत्व है। हीरा एक मूल तत्व है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है जो एक मूल तत्व है, जबकि रेत, संगमरमर, शक्कर, ये सब क्या है? मिश्रण है। ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। हीरा एक मूल तत्व है, ठीक है। रेत, संगमरमर और शक्कर, ये सभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा गया है दोस्तों सोप स्टोन
यानी टाल्क जिसको बोलते हैं मुख्यतः है। सोप स्टोन क्या है? कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, सोडियम सिलिकेट को, सोडियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सिलिकेट को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन कहा जाता है। मैग्नीशियम सिलिकेट को सोप स्टोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और मैग्नीशियम सिलिकेट है जो काफी मुलायम खनिज होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 के नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे से मिश्र धातु का नहीं है? तांबे के मिश्र धातु का नहीं है कौन सा जोड़ा? इसमें कहा गया है जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन तांबा के मिश्रण से नहीं बना हुआ है? पीतल और कांसा तांबा के मिश्रण से बना हुआ है। जर्मन सिल्वर और रोल्ड गोल्ड ये भी तांबा के मिश्रण से बना हुआ है। और गन मेटल एवं डेल्टा मेटल ये भी तांबा के मिश्रण से बना हुआ है। जबकि रोज मेटल एवं टाइप मेटल तांबा के मिश्रण से नहीं बना हुआ है। हमसे कहा है कि कौन सा तांबा के मिश्रण से नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी रोज मेटल और टाइप मेटल तांबा के मिश्रण से नहीं बना हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यदि पीतल के देखें Cu+ Zn क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। कांसा को हो जाएगा Cu+Sn, कांसा हो जाएगा Cu+Sn। जर्मन सिल्वर Cu+Zn+ निकेल। रोल्ड गोल्ड Cu+ एल्युमिनियम। गन मेटल तांबा प्लस जिंक प्लस टीन। डेल्टा मेटल Cu+Zn+Fe। जबकि रोज मेटल है जो Bi+Pb+Sn और टाइप मेटल Pb+Sb+Sn। तो ये दोनों है रोज मेटल और टाइप मेटल तांबा के मिश्रण से नहीं बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बैकिंग सोडा नाम किसका नाम दिया गया है? बैकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो देखिए बैकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। बैकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3 बैकिंग सोडा का सूत्र है। बैकिंग सोडा को हम खाने वाला सोडा भी, बैकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं और खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट इसे कहा जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम में हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को ही कहते हैं। यदि सोडियम कार्बोनेट देखें तो ये होता है बासिक सोडा सोडियम कार्बोनेट को। इसका सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O ये क्या हो गया आपको? बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो गया। तो बासिंग सोडा कहते हैं, धोने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। मेरा आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है जोसेफ प्राउस्ट ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। स्थिर अनुपात के नियम को 1787 में जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन 1787 ईस्वी में किया था। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जल का एग्जाम्पल जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था कि जो H2O है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा स्थिर अनुपात में होता है। हाइड्रोजन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 1 अनुपात 1:8 में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में मार्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मार्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से, तना से, पत्ती से, तना से, फल से या फूल से? तो मार्फिन है जो फल से प्राप्त होता है। मार्फिन ना तो पत्ता से, ना तो तना से, ना तो फूल से, फल से प्राप्त होता है मार्फिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो वो कौन सबसे अधिक हमारे शरीर में एटीपी उत्पन्न करता है? वो कौन सा है? श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन, ग्लूकोज का अपघटन या क्रेब्स चक्र? तो ऑप्शन नंबर सी क्रेब्स चक्र है जो हमारे शरीर के तंत्रों में एटीपी अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। पादप कोशिका
और जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसकी मूल भिन्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता का कारण समझ में आ गया। ठीक है, आगे क्यों चले, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, 18 से 19 की ओर। इसमें कहा गया चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी कहा जाता है चींटियों के अध्ययन को। चींटी के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी। यदि हर्पेटोलॉजी को देखें तो हर्पेटोलॉजी ये हर्पेटोलॉजी है जो उभयचर एवं सरीसृप के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। सरीसृप एवं उभयचर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। और न्यूमेटोलॉजी, न्यूमेटोलॉजी देखें तो गोल कृमि का अध्ययन न्यूमेटोलॉजी कहा जाता है। और नीडोलॉजी देखें तो नीडोलॉजी पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या है? चींटियों के अध्ययन क्या कहता है? मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो कौन सा अंग का यह कार्य है कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा? तो कौन सा अंग का है? तो ऑप्शन नंबर ए यकृत का है। यकृत का यह कार्य है वसा को तोड़कर। अब वसा जो है, वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनता है। वसा के जो अणु होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के संयोग से बनता है, और इसको तोड़ने का कार्य कौन करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न में हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली में कहा जा रहा है, तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन है? मेटाकार्पल। मेटाकार्पल है जो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल। यदि कार्पल देखें तो कार्पल कहाँ पाया जाता है? कार्पल है जो आपको हथेली और कलाई के जोड़ों, हथेली और कलाई के जोड़ों की हड्डियों के समूह को कार्पल कहते हैं। हथेली और जो ये जो है कलाई के जो जोड़ों का जो हड्डी का समूह है उसे कार्पल कहते हैं, कलाई के जोड़ों के समूह को, जबकि मेटाकार्पल हथेली को कहा जाता है। यदि हम इसी को देख ले, ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है? तो ह्यूमरस होता है आपको कंधे और कुल्हों के बीच के जो हड्डी होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। कंधा और कुल्हा के बीच के जो हड्डी होता है ह्यूमरस। रेडियस और अनला क्या हुआ? तो रेडियस और अल्ना है जो आपको कंधे, कुल्हस और कोहनी और कलाई के बीच में दो हड्डी होती है, उसमें से एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। हाथ में कुल्हा और कलाई के बीच में जो 2 हड्डी होती है उसमें एक रेडियस होता है और एक अल्ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेटाकार्पल हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई के लिए टेकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन सा विटामिन है? तो टेकोफेरॉल है जो विटामिन ई से संबंधित है, और इसकी कमी से नपुंसकता, बांझपन आदि रोग होते हैं दोस्तों। यदि विटामिन बायोटीन देखें तो बायोटीन किसे? विटामिन 7 को कहा जाता है बायोटीन। विटामिन 7 का नाम है बायोटीन। B7 का नाम है क्या? बायोटीन। ठीक है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और नेफ्थोक्विनिन, तो नेफ्थोक्विनिन एक ऑर्गेनिक रसायन है जो नेफ्थोन संश्लेषण से किया जाता है। तो ये कोई विटामिन नहीं है नेफ्थोक्विनिन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बिडाल परीक्षण किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिडाल परीक्षण आपको टाइफाइड से संबंधित है। बिडाल टेस्ट टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा गया है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एब्सिसिक अम्ल है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, एब्सिसिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में कहा गया है इसमें साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका है जो किस व्याधि से संबंधित है? तो पोलियो से संबंधित है साल्क टीका, पोलियो से। इसमें जोनासन साल्क ने
पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो टीका की खोज किए थे किसने? जोनास साल्क ने खोज किया था। टीका, पोलियो ड्रॉप नहीं, पोलियो ड्रॉप नहीं, ये पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। पोलियो जनित रोग विषाणु से संबंधित, विषाणु जनित रोग है पोलियो। पोलियो जो रोग है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत कौन करता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा द्वारा किया जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार दिया गया है किसे? राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27 में कहा गया है, 27 में है कि किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? केशवानंद भारती में, गोलकनाथ में, मिनर्वा मिल्स में या मेनका गांधी में? तो ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा मिल्स बाद में, जो 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 में कहा गया है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जब उद्घोषणा हो जाए उस समय संसद अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संवर्ती सूची में नहीं है? तो भारतीय संविधान के संवर्ती सूची में कौन नहीं है? आपराधिक प्रक्रिया, बिजली, पुरातात्विक स्थल या सार्वजनिक व्यवस्था? देखिए, सार्वजनिक व्यवस्था है, हम भारतीय संविधान के संवर्ती सूची में शामिल नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया सार्वजनिक संवर्ती सूची में है, बिजली संवर्ती सूची में है, पुरातात्विक स्थल संवर्ती सूची में है, कौन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था है जो संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। संवर्ती सूची में 52 विषय है, पहले कितना था? 42 विषय था। संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में डाला गया है। वो 5 विषय कौन है? शिक्षा है, वन है, नापतौल और वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण। ये सब क्या है जो संवर्ती सूची में? पक्षी संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन, ये सभी है जो संवर्ती सूची में डाला गया है राज्य सूची से। तो ये बढ़कर कितना हो गया? 47 और 5 52 हो गया। तो वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? कौन पद धारण नहीं करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री? तो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति हैं जो शपथ नहीं दिलाते हैं, क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं उनका शपथ केंद्रीय मंत्री के रूप में होता है, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ हो चुका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो केंद्र द्वारा राज्यों का वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। वैधानिक अनुदान तो किसकी सिफारिश पर? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग के द्वारा राज्यों पर वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं केंद्र द्वारा। और वित्त आयोग की कितने में है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन, ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत। और इसमें वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और वित्त आयोग का नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में। 32 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करती है? सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को कौन व्यक्त करती है? तो ऑप्शन ए में है संसदीय सर्वोच्चता नहीं, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, केंद्रीय एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी गलत है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना संसदीय विशेषता को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? चार ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। विधानसभा सीटों की संख्या कहा गया। तो यदि हम देखें पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 42 कहते हैं, सॉरी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितना 94 है, 294 पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या। बिहार में कितना है? तो बिहार में 40 है, 243 है, बिहार में 243 है विधानसभा सीटों की संख्या, और मध्य प्रदेश में 230 है, और तमिलनाडु में विधान परिसभा की सीटों की संख्या 234 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है 294। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। 34 में कहा निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज गलत है दोस्तों, अबुल कलाम आजाद नहीं, महात्मा गांधी का लिखा हुआ हिंद स्वराज, ठीक है। एनी वसेंट कॉमनवेल्थ, एनी वसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी वसेंट का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कह रहा कौन सुमिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी सुमिलित है, एनी वसेंट न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बाल गंगाधर कॉमनवेल्थ गलत है, और महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम ये भी गलत है। इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। और एनी वसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों है एनी वसेंट का। बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 की ओर। 35 में कहा गया आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता, चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में। 36 में कहा गया है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्यों किया गया था? गांधी इरविन समझौता, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से यदि हम देखें तो गांधी इरविन समझौता नमक पर कर समाप्त करने के लिए किया गया था, गलत। गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, यह भी गलत। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए किया गया था, नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऐसे यदि ऑप्शन ई दिया हुआ रहता दोस्तों तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए भी होता, और गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को भाग लेने के लिए भी होता। तो ये दोनों आंसर होता यदि ऑप्शन ई होता तो, लेकिन ऑप्शन ई नहीं है, चार ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है, तो इसलिए सबसे सटीक आंसर इसमें होगा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेने के लिए गांधी इरविन समझौता किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा गया पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, चार ऑप्शन है, क्या बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। पत्रकार का कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ गए थे? जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 38 में। 38 में कहा गया मुंगेर के बरहिया ताल या बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि के वास्तविक मांग के लिए, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति के लिए, या वर्ग युद्ध के शुरुआत करना। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकासत भूमि की वास्तविक मांग के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बकासत भूमि के वास्तविक मांग के लिए। और इसके नेतृत्व कार्यानंद शर्मा कर रहे थे 1936 में। मुंगेर जिला नगर बड़हिया ताल में, एक मुंगेर जिला में जो बड़हिया ताल नगर है वहां पर यह आंदोलन चलाया गया था, जिसके नेतृत्व कार्यानंद शर्मा 1936 में किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में। 39 में कहा गया निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? तो किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्हों का वर्णन मिला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 की ओर। प्रश्न नंबर 40 में कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाता था लेकिन उलेमा लोगों ने विरोध किया था? चार ऑप्शन है, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा धर्म चलाया, उलेमा लोगों के विरोध के कारण एक नया धर्म चलाने चाहते थे, लेकिन उलेमा लोगों के विरोध के कारण नहीं चला पाए। तो वो कौन सुल्तान थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उलेमाओं के विरोध के कारण नहीं चला पाए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? 4 अश्वमेध का संपादन किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो कहा गया है कि किस शासकों में से किस एक ने 4 मेघ यश्व का संपादन किया था? तो इसमें से कौन है? 4 ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी प्रवरसेन प्रथम थे, बकाटक के थ्रू। प्रवरसेन प्रथम, बकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने अपने समय में 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किए थे। प्रवरसेन प्रथम, इस वंश के शासक प्रवरसेन टू की रुचि साहित्य में थी और प्रवरसेन प्रथम की रुचि पूजा पाठ में थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, प्रवरसेन प्रथम था जो 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 में, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया है? तो चोल राजा चारों तो चोल राजा ही हैं, तो इनमें से कौन है जो सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, इसने सिलोन यानी श्रीलंका पर सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, इसमें मैचिंग दिया हुआ है दोस्तों, इसे हम लोग मैच करेंगे। थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो मैचिंग थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों, तो पता चल जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, इस मैचिंग को। कहा गया है ऋग्वेद में क्या है? तो स्रोतों एवं प्रार्थनाओं का संग्रह है ऋग्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तो स्रोतों एवं कर्म कांड का संग्रह है यजुर्वेद। सामवेद संगीतमय स्रोत है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। यदि हम इसे मैच करें 4-2-1-3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 44 नंबर प्रश्न में चले। प्रश्न नंबर 44 में यदि देखें हम, तो इसमें कहा गया है 44 में, अशोक के सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? विदिशा या बेशनगर, ललित पतन, उज्जैन या तक्षशिला? तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। उज्जैन का अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 BC में करवाया था और अशोक नाम सर्वप्रथम मास्की और गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक नाम किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। तो ऑप्शन नंबर सी अशोक का सर्वप्रथम कहाँ का शासक बनाया गया था, नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन का। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को चालू किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को चालू करने वाला कौन था? लिट्टन, रिपन, कर्जन या हेस्टिंग? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को चालू किया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? तो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। क्या इको मार्क का प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 में कहा गया है दोस्तों, 47 में इसमें कहा गया है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, पर्वत, वन, घास का मैदान या समुद्र। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। समुद्र है जो विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन? समुद्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है और पृथ्वी का लगभग 71% पर, कितना? 71% पर पाया जाता है जल। इस कारण समुद्र है जो विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न यदि हम देखें, इसमें है साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? समुद्र में जो आहार श्रृंखला पाए जाते हैं उस आहार श्रृंखला का क्या क्रम है, वो हमसे पूछा है। एक सबसे पहले इसमें एक में दिया हुआ डाइटम,
क्रिस्टेशियाई या हेरिंग। तो ऑप्शन नंबर ये ही हमारा सही होगा, डाइटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 72 में, 1973 में, 1982 में, 1922 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था दोस्तों। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब 50 नंबर प्रश्न में चलते हैं। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध बिहार से है, उत्तराखंड से है, हिमाचल प्रदेश से है या मध्य प्रदेश से है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड से यह आंदोलन शुरू किया गया था। बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में है। कहाँ? नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, आंध्र प्रदेश में जो पड़ता है नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 52 में। 52 में कहा गया, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार अंग्रेजी साहित्य के लिए कब दिया गया, ये प्रश्न है। 2005 में, 2008 में, 15 में या 18 में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अंग्रेजी साहित्य के लिए वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2018 में पहली बार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न में कौन होगा? नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 में। 53 में कहा गया, बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो बर्फानी तूफान वायुमंडलीय आपदा है, भौतिकी आपदा है, जलीय आपदा है या जैविक आपदा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बर्फानी तूफान है जो वायुमंडलीय आपदा है दोस्तों। क्या है? वायुमंडलीय आपदा। वायुमंडलीय आपदा कौन कौन इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं वायुमंडलीय आपदा के तहत? तो बर्फानी तूफान, तड़ित झंझावत, टारनेडो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सूखा, पाला, लू और शीतलहर को शामिल किया जाता है किसमें? वायुमंडलीय आपदा के अंतर्गत। और यदि हम आपदाओं के बारे में देखें, प्राकृतिक रूप में आपदा 4 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। कितने प्रकार के आपदा वर्गीकृत किया गया है? 4 प्रकार के। एक है वायुमंडलीय आपदा, भौमिक आपदा, जलीय आपदा और जैविक आपदा। तो ये जो बर्फानी तूफान है वो वायुमंडलीय आपदा में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 में। इसमें कहा गया है कि भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया गया है। भारत का प्रमाणिक समय क्या निर्धारित है? तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का जो टाइम फिक्स किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह कहाँ से गुजरता है? तो इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरता है ये। और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। टाइम जोन का जो रेखा है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वो राज्य है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरता है टाइम जोन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। प्रश्न नंबर 55 में यदि देखें दोस्तों, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत, महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। अटाकामा का मरुस्थल स्थित है। तो अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए अटाकामा का मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व में सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है अटाकामा का मरुस्थल दोस्तों। ठीक है, और यह मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है अटाकामा का मरुस्थल। इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में महाद्वीप के प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो पंपाज अर्जेंटीना बिल्कुल सही है।
डॉन्स ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल सही है, लानोज चिली ये गलत है दोस्तों। हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, लानोज चिल्ली है। लानोज चिल्ली का नहीं है, लानोज घास का जो मैदान है वो वेनेजुएला का है। लानोज लानोज घास का मैदान कहाँ है, वेनेजुएला का है। कुछ घास के मैदान के बारे में हम बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट घास का मैदान, इसमें सवाना, सवाना कहाँ के घास मैदान, अफ्रीका का सवाना है घास का मैदान। कंपोज है जो ब्राजील का घास के मैदान को कहते हैं कंपोज। पंपाज अर्जेंटीना, विल्ड दक्षिण अफ्रीका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना कहाँ का, अफ्रीका का है। कंपोज कहाँ का, ब्राजील का है, ठीक है। और लानोज वेनेजुएला का है, ना कि चिल्ली का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 में कहा गया है, इस प्रश्न में है कि अच्युताश्मस एवं निश्चुताश्मस निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, कहाँ की स्थलाकृति है, पवन की, भूमिगत जल की, सरकारी सागरीय जल की या हिमानी की। तो ऑप्शन नंबर बी ये दोनों जो है स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट ये दोनों कहाँ की निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, तो भूमिगत जल की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ये दोनों भूमिगत जल की है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 में। 59 में कहा गया है, निम्नलिखित नगरों और शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई। तो ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसे, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। भारत का पहला इस्पात शहर जमशेदपुर स्थापित किया गया था 1907 में, टाटा स्टील प्लांट के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर बैलाडीला। बैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला है जो लौह यस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बैलाडीला लौह यस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में है, प्रश्न नंबर 61 में, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। तो कथकली नृत्य से कौन संबंधित नहीं है, देखिए कृष्ण नैयर कथकली से संबंधित है, राधा मोहन भी कथकली से संबंधित है, और वी नारायण मेनन कथकली से संबंधित है, लेकिन माधवा राव मायाधर राव कथकली संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा गया, विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। रमन अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन 60 नंबर प्रश्न में देख रहे हैं, 63 में, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। यदि और हम इसे देखें, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, यदि आपसे पूछ ले राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो वो पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यदि आपसे पूछ ले तो वो लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 में। 64 में कहा गया, तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार वर्ष 1993 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 में कहा गया है, 65 में शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का सबसे बड़ा 65 नंबर प्रश्न में क्या है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। शांति काल का, तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे पूछ ले युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन है, तो युद्ध काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, परमवीर चक्र। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र। युद्ध काल का कुछ वीरता पुरस्कार के बारे में जानते हैं, तो युद्ध काल में जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है वह है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। और शांति पुरस्कार, शांति काल में जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो अशोक चक्र होता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है शांति काल में। उसके बाद कीर्ति चक्र होता है, उसके बाद शौर्य चक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, सबसे बड़ा पुरस्कार शांति काल में अशोक चक्र। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 में।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें मगध विश्वविद्यालय के बारे में देखें तो 1960 में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलका मांझी 1900 मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में, तिलका मांझी 1960 में। तो हमसे पूछा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब? तो पटना विश्वविद्यालय 1917 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 67 में कहा गया है ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध किस देश से संबंधित भारत के द्वारा चलाया गया था? तो वर्ष 2003 में सूडान में जो संकट आया था उस काल में वहां के भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की गई थी। वो कहाँ? भारत और सूडान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। शांति ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था भारत के द्वारा, वहां भारत के नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? कौन से राज्य के द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत की गई थी? तो वो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो 2023 में यह योजना शुरुआत की गई थी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 69 में किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई थी? किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? प्रोजेक्ट हिमांक तो ऑप्शन नंबर सी BRO के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है? 3 लोगों के DNA वाला बच्चा जन्म हुआ है, किस देश में? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ब्रिटेन में मई 2023 में ब्रिटेन में 3 लोगों के DNA से बने बच्चे का जन्म हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में कहा गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। 2023 में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जारी किया गया था उसमें पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। जबकि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। 72 में कहा गया हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी परवीन सूद को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। CBI की यदि स्थापना देखें तो स्थापना हुआ था 1963 में CBI की स्थापना हुआ था और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो किस देश का वो सम्मान है? किस देश का सम्मान प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? कौन सा सम्मान है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। तो वो कौन सा देश का है? सूरीनाम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सूरीनाम का वह पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है सूरीनाम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कलर्स ऑफ डिवोकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर्स ऑफ डिवोकेशन पुस्तक लेखक ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अनीता भरत शाह है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। कुछ पुस्तक का नाम बताते हैं। वंद रास्ते का सफर अनामिका द्वारा लिखा गया है और भारतीय साहित्य की नई रूपरेखा राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के द्वारा नाइक वॉचमैन विनोद राय ने लिखे हैं। BV माई स्टोरीज बेंजामिन निंतहुआ के द्वारा लिखा हुआ है। द क्रॉसिंग मंजीत मान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और इसके बाद यह लास्ट प्रश्न भी होगा दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी होगा ये। इसमें कहा गया है मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से डू विस्मैन और कैटालिन कोरिस्को को दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, इससे कुछ भी सीखने के लिए मिला हो दोस्तों, तो दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।